Hello students, welcome back to our channel NEET Mantra. I am Prince Sharma, your biology faculty and mentor. So students, in this video we are going to have a quick revision of chapter ecosystem. If you missed our previous videos, link is in the description, and for more videos like this, please do subscribe to our channel. So what is an ecosystem? An ecosystem is a large community of living organism which comprises plant, animal and microbes in a particular area. The living and physical component of this ecosystem are linked together through nutrient cycles and energy flow. That's why ecosystem is known as functional unit of nature, where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. So ecosystem क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है नेचर में, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बहुत लार्ज कम्युनिटी होती है और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आसपास जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे भी क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं. Now we look at structure and functions. The biotic and abiotic factors of ecosystem work in an integrated manner for flow of energy within the component of ecosystem. तो जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं इकोसिस्टम में, वो आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि जो एनर्जी का फ्लो है वो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में होता रहे. Interaction of biotic and abiotic component result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. The vertical distribution of different species occupying different level is called stratification. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज का, वो अलग अलग लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, इसी को स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है. नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्शन is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis, and the rate of biomass production is called productivity. तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है कि जो प्लांट्स पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड फोटोसिंथेसिस से बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं उसको प्राइमरी प्रोडक्शन बोलता है. और जिस स्पीड से, जिस रेट से इस बायोमास का प्रोडक्शन होता है उसे प्रोडक्टिविटी कहा जाता है. अब प्रोडक्टिविटी को हमने दो सब यूनिट्स में डिफाइन किया है, जीपीपी विच इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी विच इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. So gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. तो gross primary productivity क्या है? बेसिकली जो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्लांट बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड, वो क्या है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि जो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्लांट अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो बायोमास बचता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है. या बेसिकली आप सिंपली कह सकते हैं जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस और रेस्पिरेशन इक्वल्स टू एनपीपी. सो एनपीपी इज़ द बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स. ओके. And there is also another term which is secondary productivity. It is defined at rate of formation of new organic matter by consumer. So जो कंज्यूमर क्या है, एनपीपी में से जो भी बायोमास उसको मिल रहा है उसको कंज्यूम करके अपने अंदर नया ऑर्गेनिक मैटर बना पा रहा है, उसी को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि प्लांट ने बेसिकली 50 यूनिट बायोमास बनाया है ना, उसमें से 10 यूनिट उसने क्या है रेस्पिरेशन के लिए रख लिया, तो 50 क्या हो गया जीपीपी. 10 यूनिट रेस्पिरेशन में चला गया तो 40 यूनिट्स बच गए है ना. और 40 यूनिट्स में से किसी हर्बीवोर ने क्या किया, 20 यूनिट्स क्या है यूज़ कर लिए, मतलब उसने प्लांट को के ऊपर फीड कर लिया. अब उस 20 यूनिट से वो जो अपना ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा अपनी बॉडी के अंदर, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल देंगे. नेक्स्ट वी हैव डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट. तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. डिकम्पोजिशन में जो स्टेप्स होते हैं वो हैं फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? द डेट्राइटिवोरस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. डेट्राइटिवोरस कौन होता है? अर्थवॉर्म, फार्मर फ्रेंड, जो किसी भी
डेट्राइटस को क्या है स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, उसी को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव लीचिंग। लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोल्ट। तो लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल होराइजन में डीप तक चले जाते हैं और वहाँ जाकर अनअवेलेबल सोल्ट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। आफ्टर वी हैव कैटाबॉलिज्म। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। सो जो बैक्टीरिया और फंगस हैं वो डेट्राइटस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ने का प्रोसेस चालू करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये सारे स्टेप साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन एट very extremely slow rate, okay, and it is colloidal in nature, that's why it is a reservoir of large number of nutrients. So ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, एक डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस बनता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस क्या है, एक हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है जो माइक्रोबियल एक्शन से जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, और ये कोलोइडल होता है नेचर में, और ये क्या है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या है स्टोर करके रखता है। एंड द लास्ट स्टेप वी हैव when humus is degraded by microbes and there is release of inorganic nutrients and this process is known as mineralization। तो जब ह्यूमस का डिग्रेडेशन होगा माइक्रोब्स के द्वारा और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाएंगे, उसी को मिनरलाइजेशन बोलेंगे। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर। अगर जो आपका डेट्राइटस है, इफ़ इट इज़ रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, डिकम्पोजिशन विल बी स्लो, एंड इफ इट इज़ रिच इन नाइट्रोजन एंड शुगर, देन डिकम्पोजिशन विल बी फास्ट। ओके, एंड फॉर डिकम्पोजिशन यू रिक्वायर हाईली ऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट। ओके, इफ़ यू start a decomposition in an anoxygenic environment, it will not happen. Next we have energy flow. All living organisms are dependent for their food on producers directly or indirectly. There is unidirectional flow of energy from sun to producer and then to consumers. Photosynthetically active radiation PAR is responsible for synthesis of food by plant. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। और जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, सन से एनर्जी मिलती है प्रोड्यूसर को और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स को। ओके, एंड हियर इज़ अ टर्म PAR जिसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोला गया है। 50% से कम रेडिएशन PAR होती है और प्लांट उसमें से भी 2 से 10% ही यूज़ कर पाते हैं, और उसी से क्या है ये जो पूरा अर्थ है, जो बायोम है, बायोस्फीयर है, वो रन कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन इन विच एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। तो जो प्रोसेस है जिसमें आप कुछ खाएंगे और फिर आपको कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा, इसी को क्या है फूड चेन कहा जाता है। और इसमें एक फूड चेन का मेंशन है जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रास इज़ द प्रोड्यूसर, देन गोट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर एंड मैन इज़ सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड देयर इज़ ऑल्सो अनदर फूड चेन विच इज़ डेट्राइटस फूड चेन। इट बिगिन्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्रेजिंग फूड चेन बिगन विद producer and detritus food chain begin with dead organic matter. Now we are talking about DFC. It is made up of decomposer which are heterotrophic organism like fungi and bacteria. Natural interconnection of food chain form the food web. तो जो आपके आसपास इकोसिस्टम है उनमें आपको एक सिंगल फूड चेन कभी भी नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकली आपको क्या है फूड वेब ही मिलेगा, जिसमें क्या है बहुत सारी फूड चेन क्या है आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। और जितना ज़्यादा फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा इकोसिस्टम स्टेबल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड चेन होगा उतना ज़्यादा क्या है ऑर्गेनिजम्स के पास ऑप्शन होंगे फूड की अवेलेबिलिटी के लिए। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके खाने में सिर्फ एक सब्जी है तो आपको क्या है उसी से खाना पड़ेगा, पर अगर आपके पास 4-5 सब्जियां हैं तो आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे और आप अपनी मर्जी से कोई भी खाना खा सकते हो।
Based on source of food, organism occupy a specific place in food chain that is known as trophic level. तो जो भी ऑर्गेनिज्म कोई भी फूड सोर्स यूज़ कर रहा है उसके बेसिस पे उसका एक स्पेसिफिक प्लेस होती है फूड चेन में. जैसे पिछली फूड चेन में हमने देखा गोट क्या है, ग्रास को खा रही है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई है, तो वो एक ट्रॉफिक लेवल बन गया है. ओके, each trophic level has a certain mass of living organism material at particular time called standing crop. It is measured as mass of living organism और नंबर इन यूनिट एरिया. तो जैसे एक ट्रॉफिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर्स का, इस पर मान लीजिए क्या है आपके 100 गोट्स हैं, तो जो ये 100 गोट का बायोमास है इसी को क्या बोला जाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाएगा. और इसको हम क्या है नंबर में भी काउंट कर सकते हैं और मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बायोमास में काउंट कर सकते हैं. The number of trophic level in grazing food chain is limited as transfer of energy follows 10% rule. तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में वो क्या है लिमिटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10% रूल फॉलो होता है. 10% रूल क्या कहता है कि लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा. ओके, तो जैसे कि हम एक चार ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम पहला ट्रॉफिक लेवल ए बोलते हैं, दूसरा बी, तीसरा सी और ओबियसली लास्ट डी. तो ए पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने मान लीजिए 100 किलो कैलोरी क्या है उसके पास एनर्जी है या बायोमास है, उसको हर्बीवोर खाता है तो उसके पास सिर्फ 10 आएगी. फिर सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, हर्बीवोर क्या हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा सी, तो उसके पास सिर्फ 1 किलो जूल आ जाएगी, और जो टॉप कंज्यूमर होगा उसके पास 0.1 आ जाएगी. तो अगर ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे तो जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है उस पर बहुत कम एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि एक लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और 90% कहाँ चली जाती है, हीट में चली जाती है. उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा. ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि ऐसा पूछा जाता है कि हमारा जो बायोस्फीयर है, अर्थ है, उसका 70% हिस्सा क्या है, वाटर से ढका हुआ है, फिर भी जो प्रोडक्टिविटी है वो टेरेस्ट्रियल रीजन की ज़्यादा है. तो उसका कारण ये है कि टेरेस्ट्रियल रीजन पे ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन दोनों ही अवेलेबल है, बट जो आपका वाटर वाला इलाका है वहाँ सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन होती है, डेट्राइटस फूड चेन बहुत रेयर पाई जाती है, इसलिए टेरेस्ट्रियल रीजन की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है. नेक्स्ट वी हैव इकोलॉजिकल पिरामिड्स. Ecological pyramid is the graphical representation of an ecological parameter, that is number, biomass and energy, sequence wise in various trophic level of a food chain, with producer at the base and herbivorous in the middle and carnivore at the top tier. तो इकोलॉजिकल पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम अलग अलग पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे कि नंबर, बायोमास और एनर्जी. इसमें हम प्रोड्यूसर को बेस पे रखते हैं और हर्बीवोर को बीच में और कार्निवोर को टॉप टायर में रखते हैं. सो जो पिरामिड ऑफ नंबर है यूजुअली क्या होता है, ये अपराइट होता है ना. अपराइट पिरामिड जैसे आप वो गीज़ा का पिरामिड देखते हैं उसी को अपराइट पिरामिड बोलते हैं. तो मान लीजिए इसमें क्या है, प्रोड्यूसर 1000 प्रोड्यूसर है, फिर 100 आपके हर्बीवोर हैं, ओके, एंड फिर टॉप कंज्यूमर जो है आपका वो 10 है. तो इससे एक अपराइट पिरामिड बन जाता है. बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है लार्ज ट्री का, वो क्या होता है, अपराइट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि एक ट्री पे क्या होता है, एक बड़ा सा ट्री है, ट्री सिंगल है, प्रोड्यूसर एक हो गया. अब जो उस पर ऑर्गेनिज्म आपको पाए जाएंगे, बर्ड्स देखना एक बड़े ट्री पे ज़्यादा ही पाए जाएंगे एक ट्री के मुकाबले, तो वहाँ पे क्या है, जो पिरामिड अपराइट नहीं होता है. नेक्स्ट वी हैव पिरामिड ऑफ बायोमास. इट रिप्रेजेंट द बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल. तो एक ट्रॉफिक लेवल में कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर है, ये पिरामिड ऑफ बायोमास क्या करता है, बताता है. इट इज़ जनरली अपराइट, बट बायोमास ऑफ सी, जो पिरामिड बनेगा सी का बायोमास के लिए, वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि जो फिशेस हैं वो क्या है, एक्सीड कर जाती है फाइटोप्लैंक्टन्स को, और जो सी है वहाँ पे प्रोड्यूसर कौन होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं. तो बेस क्या है, नैरो हो जाता है, और जो ऊपर वाला रीजन है वो ब्रॉड हो जाता है, इसलिए वहाँ पे इन्वर्टेड क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है.
नेक्स्ट वी हैव पिरामिड ऑफ एनर्जी, और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि इसका सबसे पहला तो कारण क्या है, आपका 10% लो है, और उसी को यहाँ पे इन्होंने दूसरी लाइन से बताया हुआ है, जो मैं आपको समझा देता हूँ। इट इज़ ऑलवेज अपराइट because during transfer of energy from one trophic level to next trophic level there is wastage occur in feeding, digestion, assimilation and respiration। तो यही बात जो 10% लो है उसी को एक अलग तरीके से लिखा हुआ है कि लॉट ऑफ एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है किन किन प्रोसेसेस में, फीडिंग में, डाइजेशन में, एसिमिलेशन में और रेस्पायरेशन में। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा। नेक्स्ट वी हैव इकोलॉजिकल सक्सेशन। The gradual and fairly predictable change in species composition of a given area is called ecological succession। तो एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें धीरे धीरे क्या होता है, जो स्पीसीज कंपोजिशन है उसमें क्या है चेंज आता रहता है, और ये प्रेडिक्टेबल होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोला जाता है। During succession, some species colonize an area and their population become more numerous, where population of other species decline and even disappear। तो जब सक्सेशन हो रहा होगा तो कुछ ऐसी स्पीसीज एरिया को कॉलोनाइज करेंगी जो एकदम से बहुत ज़्यादा बूम के साथ उनका नंबर बढ़ जाएगा, और बाकी स्पीसीज क्या होंगी, या तो डिक्लाइन कर जाएंगी और डिसअपेयर कर जाएंगे। तो जब तक क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं आती, ऐसे ही क्या है, नई स्पीसीज आती रहती हैं, उनका नंबर बढ़ता है, फिर दूसरी नई स्पीसीज आती है, फिर उनका बढ़ता है, और जब लास्ट की जो स्पीसीज आती है जो कि क्या है, एनवायरनमेंट के साथ एक बेस्ट इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया होता है एनवायरनमेंट को, उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं, और उसके बाद फिर कोई स्पीसीज नहीं आती। और जो ये पूरा सीक्वेंस है, मान लीजिए किसी सक्सेशन में क्या है, टोटल 5 स्पीसीज़ के बाद छठी क्लाइमैक्स स्पीसीज़ आई, तो ये जो पूरा सीक्वेंस है 6 स्पीसीज़ का, इसको क्या बोलेंगे, सीरी बोलेंगे। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड सीरी। एंड द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ या जो स्पीसीज़ बीच में रहेंगी किसी भी सक्सेशन में, उनको सीरियल स्टेजेस, सीरियल कम्युनिटीज़ बोलते हैं। और जो स्पीसीज़ सबसे पहले आती है उसको पायनियर स्पीसीज़ बोला जाता है। ठीक है, अब सक्सेशन भी 2 टाइप के हैं, वन इज़ प्राइमरी सक्सेशन एंड अनदर इज सेकेंडरी सक्सेशन। सो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट वेयर नो ऑर्गेनिज्म आर देयर। पहले वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, अभी तक कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे नहीं आया। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, परिंदे ने तक पर नहीं मारा है, वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होते हैं। इसके एग्जाम्पल है वेयर रॉक्स और कूल्ड वोल्केनो। अब वोल्केनो का जो एग्जांपल है, देखिए कहीं भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जब जो उसका लावा है वो एरियाज़ में फैलेगा तो वो क्या, वहाँ के टॉप सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देता है और रॉक्स बाहर आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होता है। इन सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है पर किसी भी ट्रेजिडी की वजह से, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक में, जैसे अभी 2020 में बिगनिंग ही ऑस्ट्रेलियन फायर से हुई थी, तो वहाँ पे जो पहले क्या है स्पीसीज प्रेजेंट थी, तो वहाँ पे क्या है, कौन सा सक्सेशन होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल तक प्रेजेंट नहीं होती है, तो वहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल बनती है प्राइमरी सक्सेशन में पहले, इसलिए 1000 सालों तक लग जाते हैं प्राइमरी सक्सेशन होने में, और सेकेंडरी सक्सेशन 100 से 200 साल में कंप्लीट हो जाता है। So now we look at succession of plant. On the basis of nature of habitat, succession can be grouped as one is hydraz succession and another is ziyaraz succession. Okay, hydraz succession take place in wetter area, जहाँ पे पानी होगा वहाँ hydraz होगा, तो H से आप बात याद कर सकते हैं, H for H2O which means water. Okay, so सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मैजिक कंडीशन। तो हाइड्रा सक्सेशन में क्या होगा, हाइड्रिक कंडीशन से क्या होगा, धीरे धीरे जो सीरियल कम्युनिटीज़ आएंगी, उसके बाद लास्ट में क्या आएंगी, मैजिक कंडीशन आएंगी, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होगा। और जियारास कंडीशन में भी क्या होगा, ड्राई एरिया से क्या है, मैजिक कंडीशन आएंगी। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि चाहे कहीं से भी सक्सेशन हो, चाहे हाइड्रिक से स्टार्ट हो, चाहे ड्राई एरिया से हो, हमेशा क्या है, आपके लास्ट में मैजिक कंडीशन आएगी। द स्पीसीज डेट इन्वेट अ वेयर रॉक्स आर कॉल्ड पायनियर स्पीसीज। तो जो सबसे पहले स्पीसीज क्या है, कहीं भी सक्सेशन के लिए जा रहे हैं, उनको पायनियर स्पीसीज बोलते हैं।
In primary succession on rocks, lichen are pioneer species. You must remember this. Primary succession में lichen क्या है, pioneer species होती हैं जो कि एसिड सिक्रीट करती हैं, रॉक को डिसॉल्व करके वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल बनाती हैं. lichen secrete acid to dissolve the rock for weathering to form soil. In primary succession in water, the pioneer species are small phytoplankton. They are replaced by free-floating angiosperm, then by rooted hydrophyte, then sedges, then grass, and finally the trees. तो जो प्राइमरी सक्सेशन आपके क्या होता है, वाटर में होता है, उसमें पायनियर स्पीसीज कौन सी होती हैं, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स होती हैं जो फिर रिप्लेस होती हैं फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म से. उसके बाद रूटेड हाइड्रोफाइट आते हैं, देन सेजेस, देन ग्रास, और लास्ट में कौन आते हैं, ट्रीज. तो ट्रीज यहाँ पे क्या है, क्लाइमेक्स है. फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, पायनियर है. और ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, सेजेस, ग्रासेस, ये क्या है, सीरियल कम्युनिटीज़ हैं. ओके. The secondary succession, the species that invade depends on the condition of soil, availability of water, the environment, and as also the seed or other propagules present. Since soil is already there, the rate of succession is much higher, hence climax is also reached more quickly. तो ये बात मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपसे. एंड नेक्स्ट पॉइंट भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड प्रोसीड टू सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दैट इज मैजिक. Next we have nutrient cycle. The movement of nutrient element through the various component of an ecosystem is called nutrient cycle. तो हमने शुरुआत में जो इकोसिस्टम की डेफिनेशन बोली थी उसमें क्या है, जो इंटरेक्शंस थे उसमें एक हमने न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का भी पॉइंट बोला था कि जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स में, उसे ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बोलते हैं. इनको बायोजियो केमिकल साइकिल भी बोल सकते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, और जियो मतलब लैंड या रॉक्स, और केमिकल मतलब न्यूट्रिएंट्स, तो तीनों ही चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं. वी हैव टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, वन इज गैसियस एंड अनदर इज सेडिमेंट्री. गैसियस एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर एंड सेडिमेंट्री एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट. द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड टू एज स्टैंडिंग स्टेट. तो जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया की सॉइल में उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इनका अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं. सो आपको स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में कंफ्यूज नहीं होना है. स्टैंडिंग क्रॉप में ऑर्गेनिक मैटर होता है, यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट में इनऑर्गेनिक मैटर है. So the reservoir of gaseous type of nutrient cycle, gaseous type of nutrient cycle, for example nitrogen, exists in atmosphere, and for sedimentary cycle like sulfur and phosphorus cycle, the reservoir is located in earth crust. Okay, then there is an important fact here. 71% of carbon is found dissolved in oceans. According to one estimate, 10⁻13 kg of carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis annually. This point is very important. Listen to this point. Two major and important differences between carbon and phosphorus cycle are: firstly, atmospheric input of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon inputs, and secondly, gaseous state of phosphorus between organism and environment are negligible. तो जो कार्बन और फॉस्फोरस में दो मेजर डिफरेंस है, उसमें पहला ये है कि जो फॉस्फोरस का एटमॉस्फेरिक इनपुट है रेनफॉल के थ्रू वो बहुत ही कम होता है, कार्बन का ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है, और गैसियस एक्सचेंज फॉस्फोरस का नेग्लिजिबल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम सब लोग जानते हैं ब्रीथ आउट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इकोसिस्टम सर्विसेज. द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज. तो जो इकोसिस्टम सर्विसेज बेसिकली क्या होता है, जो हमें उस इकोसिस्टम से प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको हम क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाते हैं बिना उस पर ध्यान दिए, और हम खुद के ही इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं. तो हमें ये जानना चाहिए कि इकोसिस्टम, जो फॉरेस्ट है वो एक इकोसिस्टम है, या फिर कोई भी वाटर बॉडी है वो एक इकोसिस्टम है. उससे हमें जो फ़ायदे हो रहे हैं जिनके लिए हमें कोई चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएँ मार्केट से तो उसके लिए आपको क्या होगा, चार्ज होगा, पर ये आपको बिना किसी चार्ज के ये सर्विसेज मिल रही हैं. तो इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है? हेल्थी फॉरेस्ट से आपको प्यूरिफाइड एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जो कि आपको सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, अगर आपने ये साल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेजिक है, पर पिछले साल अगर आपने केरला फ्लड के बारे में सुना होगा
तो केरला में फ्लड इसलिए आया क्योंकि उन्होंने जो कोस्टल रीजन्स हैं उनमें क्या किया, सारे ही ट्रीज़ को काट दिया। तो जो क्या है ट्रीज़ होते हैं वो किसी भी फ्लड को रोकने की क्या है क्षमता रखते हैं, पर उन्होंने ट्रीज़ ही काट दिए थे, तो केरला में बहुत भयंकर फ्लड आया था। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है, जिससे जो न्यूट्रिएंट है हम सबको मिलता रहता है किसी न किसी फॉर्म में। फर्टाइल सॉइल मिलती है जिससे हम अपनी क्रॉप को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं उनमें। उसके बाद वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मिलता है जिसके अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। तो हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम इकोनॉमिक बेसिस के लिए वाइल्ड लाइफ से डिराइव करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इकोसिस्टम को हम मेंटेन रखें ताकि जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बनी रहे। So this is the video guys. If you like this video, please share this video and like and subscribe to our channel. Thank you very much.